ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बजट के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि बजट आने वाला है और बजट का जो है काफ़ी इम्पैक्ट जो है हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट के ऊपर आता है। और इस दफ़ा जो है थोड़ा सा सिनेरियो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो है ये जो सारी वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उसमें बजट का क्या रहेगा और ये बजट जो है PSX के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इसके ऊपर आज हम ज़रा बात करेंगे। और जो है ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, डॉक्टर मुबशिर रज़ा साहब। जी हाँ, जिनकी जो है माशाल्लाह से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, और साथ ही साथ जो है वो ऑथर भी हैं, साथ ही साथ जो है उनका जो है वकालत से भी ताल्लुक है। जी हाँ, मल्टीपल उनकी माशाल्लाह से जो है कहते हैं ना कि फील्ड है। और साथ ही साथ जो है हम उनसे इस हवाले से जो है डिस्कस करेंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं और वो क्या जो है किस तरह से जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं और क्या वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट किया करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं बजट के ऊपर। जाहिर है बजट करीब है और जो है इस बजट का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं PSX के ऊपर। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आज थोड़ी सी हम इस पर डिटेल बात करें, हमारे जो देखने वाले हैं उनको हम बताएं ये सारी बातें। देखिए नादिया, पहले तो मैं ज़रा लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि बजट होता क्या है। हाँ। बजट कोई चीज़ नहीं है, बड़ी आसान सी बात है कि बजट जो है आमदनी हम्म। और खर्च का गोशवारा होता है। सही। ठीक है। हम्म। हर घर में लोग बजट बनाते हैं, अपना महीने भर का, साल भर का। हम्म। लोग भी अपना, इंडिविजुअल भी अपना बजट बनाते हैं, कंपनीज भी बजट बनाती हैं। हाँ। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। सही। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की आमदनी क्या होती है? हम्म। गवर्नमेंट की आमदनी होती है टैक्सेस। हाँ हाँ। टैक्स वो जमा करती है। और सही। अखराजात वो होते हैं जो वो खर्च करती है। उसमें सही। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं और रेगुलर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं, जिसमें लोगों की तनख्वाहें, जो सामान को मंगाना होता है बाहर से वो, या मुल्क के अंदर जो चीज़ें खरीदनी होती हैं वो। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो कि कोई भी डेवलपमेंट का काम वो कर रहे होते हैं, जैसे रोडें बननी हैं, बिल्डिंगें बननी हैं, या अस्पताल बनने हैं, या उन पर खर्च होना है, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सही। ठीक है ना? तो ये दो गोशवारे होते हैं बजट के, आमदनी और खर्च के। हम्म। अगर आमदनी ज्यादा हो और खर्च बिल्कुल कम हो हम्म। आमदनी के मुकाबले में, तो हम्म। कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल। मसला वहां पैदा होता है जब खर्च ज्यादा हो और आमदनी कम हो। जब हम्म। आमदनी कम होती है तो हाँ। हुकूमत बेचारी को लोन लेना पड़ता है, बाहर के इदारों से भी और मुल्की बैंकों से भी। हम्म। ठीक है ना? बिल्कुल। अब वो लोन जो होती है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऐसे और ही। यूं एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम्म। चीज़ों की, तो हम्म। उसके अंदर ट्रेड का मसला आता है कि फॉरेन एक्सचेंज के, जो हम चीज़ें बाहर से मंगाते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है उसके लिए। ऐसे ही। और जो हम माल बाहर भेजते हैं उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है जो है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी बाहर हैं ओवरसीज, वो रेमिटेंसेज भेजते हैं, यानी कि हम्म। अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। हाँ। उससे भी हमारी आमदनी होती है। तो सही। उसके ज़रिए हमको इन्वेस्टमेंट आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। फॉरेन एक्सचेंज से हम अपने इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हमें चाहिए होते हैं इंपोर्ट करने के लिए, मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी हमारी इंपोर्ट ऑयल की होती है, वो हाँ। हम पूरी करते हैं। अपने खाने का तेल चाहिए होता है, वो पूरी करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं
डिफेंस एक्सपेंसेस होते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट मंगाने होते हैं बाहर से, उसको हम पूरा करते हैं। बहुत हाँ। सारी चीजें हैं जिसको हम पूरा करते हैं। हम्म। अब बजट जब आता है तो गवर्नमेंट अपने अखराजात को पूरा करने के लिए एक जाने तो टैक्सेस लगाती है हम्म। ताकि उसके अखराजात पूरे हो सकें थ्रू टैक्स, सही। ठीक है ना। और उसका सिर्फ एक ही तरीका आमदनी है, एक तरीके जो उसने इन्वेस्टमेंट्स की हैं गवर्नमेंट ने, उसकी पर रिटर्न कितना आता है उसको, जो हम्म। उसकी अपने ओन कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, जैसे के तौर पर पीआईए थी या पीएनएससी है, या हाँ। ये ओजीडीसी है, जो भी गवर्नमेंट ओन एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कितनी आमदनी होती है। एक तो वो सही। उसका जरिए आमदनी होता है, दूसरे गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, मुख्तलिफ हम्म। बॉन्ड्स जारी किए होते हैं, उनसे जो पैसे आ रहे होते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का। और सही। इसके अलावा जो मेन होता है वो होता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू गवर्नमेंट का जो होता है टैक्सेस की सूरत में आता है। टैक्सेस सही। दो तरह के होते हैं मेनली, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। हम्म। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि किसी चीज पर लगा दिए जाएं और जितना कंज्यूम हो वो चीज, उतने ही टैक्स देना पड़े। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं सेल टैक्स, हम आमतौर पे देखते हैं सेल टैक्स। दुकान पे जाके जब आप कोई चीज खरीदती हैं तो उस पर टैक्स आ जाता है, लिखा हुआ क्या 17% 18% टैक्स है। ऐसे होटल ही। में आप खाना खाती हैं तो वहां पे भी लिखा आ जाता है कि 17 या 18% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ऐसे ना। ही। तो वो इसका इनडायरेक्ट टैक्स है एक्चुअली, ओके। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स ये होता है जो कि आपकी जाती आमदनी पे होता है कि कोई अच्छा। आदमी इतना कमा रहा है, उसको उतना टैक्स देना है। एक वो कंपनी डायरेक्ट। इतनी कमा रही है, उसको उतना टैक्स देना है, ठीक है ना। तो सही। ये टैक्सेस होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक हम्म। बहुत वसी फील्ड है, हम्म। ठीक है। बिल्कुल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मकसद है वो ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह काम करती है। और हम्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक बजट से बराह रास्त होता है। सही। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखा जाए, यानी लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा फराहम हो और बेरोजगारी को कम से कम रखा जा सके। बिल्कुल। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्फ्लेशन। हम्म। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अशिया खुर्द नेश की हम्म। कीमतें ऊपर चली जाती हैं, उन्हें हम्म। कंट्रोल करना। ओके। सही। जरूरियात जिंदगी की चीजें ऊपर जाती हैं, उन्हें कंट्रोल करना, सही। वो इन्फ्लेशन होता है। अच्छा, इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे ऑयल की प्राइस बढ़ गई, ऑयल ठीक। की प्राइस बढ़ी तो जनाब ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ी तो एग्रीकल्चर सामान जो शहरों में आके बिक रहा था, हाँ। फल और सब्जियां, उनकी कीमतें बढ़ गई। उनकी सही। कीमतें बढ़ी तो दुकानदारों के किराए बढ़ा दिए दुकानदारों ने, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए पैसे जो है, तो दुकान की कीमतें बढ़ गई। इस तरीके से इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आया जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था ये। अच्छा, एक और इन्फ्लेशन होता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत सही, अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा आ जाए, हाँ। इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाए और हम्म। गुड्स और सर्विसेज उसके मुकाबले में कम हो तो भी हम्म। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यानी डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर चली जाती है। मिसाल के तौर पे हम 100 पूरी इकोनॉमी में हम 10 जोड़े कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, ठीक और है। सब लोगों के पास हैं कि वो खरीद सकते हैं। आदमी 100 है खरीदार, तो जाहिर है कि जो सूट 100 रुपए का बिक रहा था वो सूट चला जाएगा 100 रुपए के ऊपर, क्योंकि हर आदमी के पास है, हर आदमी खड़ा हो जाएगा सूट लेने के लिए। और सूट ऐसा ही टोटल है। 10 हैं, आदमी 100 हैं और सबके पास खूब पैसे हैं, तो प्राइस बढ़ती चली जाएगी सूट की। तो इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर भी यही होता है कि अगर पैसे ज्यादा आ गए इकोनॉमी के अंदर, हाँ। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ गया, तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब इस तरीके को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। हम्म। एक कीन्स का तरीका था। कीन्स बड़ा मशहूर इकोनॉमिक थॉट्स देने वाला फिलोसफर गुजरा है। जब दुनिया अच्छा। में रिसेशन आया, उसे हम्म। केनीसियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब दुनिया में रिसेशन आया तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को हम्म। उसने कहा जा करके कि आप ऐसा करें कि खर्च बढ़ा दें गवर्नमेंट का। तो मल्टीपल बात यह है हाँ। कि जब कीन्स की थ्योरी आई तो उसने रिसेशन को खत्म करने के लिए जो तरीका बताया प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, तो हम्म। उसके नतीजे में ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने बड़े पैमाने की पर अपने अखराजात बढ़ाए, जिसने कि रिसेशन को दुनिया से कम करके खत्म कर दिया। तो ये बड़ी पॉपुलर थ्योरी हो गई और बहुत से कंट्रीज में कीन्स की थ्योरी के जरिए
इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाने लगा बाई टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स। अगर इकोनॉमी स्लो हो जाती थी तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देती थी और उसके नतीजे में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती थी। दूसरा तरीका ये था कि टैक्सेस कम कर देती थी और एक्सपेंसेस भी कम कर देती थी, तो उसके नतीजे में ये होता था कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाता था। और तीसरा तरीका ये था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता था तो गवर्नमेंट ये करती थी कि टैक्स भी बढ़ा देती थी बाज़ औक़ात और एक्सपेंसेस कम कर देती थी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक्स हैं कि हाउ टू कंट्रोल द इकोनॉमी और हाउ टू दी प्रॉब्लम्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की उनके अंदर एक तो ये है कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमेशा बड़ी बड़ी, अगर हम हिस्ट्री में जाएं इकोनॉमिक थॉट्स की और इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में जाएं तो एट द टाइम ऑफ फिरौन की हुकूमत भी जो तबाह हुई इजिप्ट के अंदर, जो फिरौन की हुकूमत थी दुनिया में बहुत बड़ी, वो भी बहुत खतरनाक इन्फ्लेशन से तबाही हुई उसकी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता था उस जमाने के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था और ये तरीके नहीं आए थे मनी को नापने के और इकोनॉमी कंट्रोल करने के, इसलिए लोग समझ नहीं सके कि क्यों तबाह हो गई फिरौन की हुकूमत जो है। इसी तरीके से अगर हम फर्दर स्टडी में जाएं बैक साइड पे तो ऑटोमन एम्पायर, यानी ऑटोमन एम्पायर आधी दुनिया पे हुकूमत करते थे। ऑटोमन एम्पायर की तबाही का वजह भी इन्फ्लेशन बढ़ा, यानी इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया था जो कि 700% तक पहुंच गया था टर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर में, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर पूरी इकोनॉमी क्रैश करती चली गई और उनको बाहर के मुल्कों से लोन लेना पड़ा, उनकी आर्मी खत्म हो गई ऑटोमन एम्पायर की जो है, और आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया के मकबूज हो गया। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑटोमन एम्पायर जंग हार गई और खत्म हो गई दुनिया से। ये खिलाफत थी, उस्मानी खिलाफत उसको उर्दू में हम कहते हैं। इसी तरीके से मंगलों की हुकूमत थी इंडिया के अंदर। अंग्रेज जो यहाँ दाखिल हो गए उन्होंने आसानी के साथ हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, उसकी भी एक बड़ा सबब शदीद इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसने कि पूरी इकोनॉमी को और मुगल सल्तनत को जो है बिल्कुल उसकी बुनियादी खोखली कर दी थी और लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा था कि अपनी नेशनलिज्म के ऊपर या हुकूमत के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि एक तरफ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन था, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी और तीसरी तरफ टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि फौज के अखराजात और गवर्नमेंट के अखराजात पूरे करने के लिए खजाना खाली हो गया था। अच्छा, इसी तरीके टैक्सेस ने खत्म किया बड़ी बड़ी एम्पायर्स को। इसमें एक अब्बासाइड्स की हुकूमत है जो कि मंगोलों ने खत्म की, उसमें भी शिकस्त की वजह यही थी कि हैवी टैक्सेस थे और अनएम्प्लॉयमेंट थी सोसाइटी में, और अनएम्प्लॉयमेंट थी और इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया था, उसको कंट्रोल नहीं कर सके, उसके नतीजे पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई। इसके अलावा स्पेन 15 और 16 सेंचुरी में स्पेन एक वर्ल्ड पावर थी और अमेरिका के अंदर क्योंकि सोने की कानें ज्यादातर इनकी कंट्रोल में थी, इसलिए गोल्ड बेतहाशा इनके पास आ गया था। तो ये कहते थे, स्पेन एम्पायर के लोग कहते थे कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो इतना गोल्ड है, हम जो चीज चाहे इंपोर्ट करें, हमें क्या जरूरत है काम करने की। और उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, प्रोडक्शन नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, इन्फ्लेशन बढ़ता गया और पूरी स्पेन की जो इतनी बड़ी सल्तनत थी, जो बहुत से मुल्कों का काबिज थी, पूरा साउथ अमेरिका में इनका कब्जा था, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत से एरियाज इनके कंट्रोल में थे, तो ये सब के सब पूरी क्रैप्स कर गई जो है। अच्छा, इसी तरीके से फर्दर अगर हम जाएं तो इसी इन्फ्लेशन ने तबाह किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर को। तो हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, और लिविंग स्टैंडर्ड्स के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि 2 वक्त की रोटी किसी को मिल जाए और गरीबों को जो है कोई छत मिल जाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना पड़ता है, वरना ये होता है सोसाइटी बिखर जाती है, इकोनॉमी कंट्रोल नहीं रह सकती। अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ, अगर वेल्थ एक जगह कंट्रोल हो जाए तो वो भी इकोनॉमी खत्म कर देती है, इसलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू डिवीजन ऑफ वेल्थ को जो है वो रखा जा सके। अच्छा, एक और चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो होती है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेसेस जो मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बिजनेसेस जो चलती हैं उनकी बिजनेस साइकिल होती है, यानी बिगिनिंग, ग्रोथ पीरियड, मैच्योरिटी, अपर डिक्लाइन। तो इस साइकिल्स को गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करती है कि अगर कोई चीजें ग्रोथ से बढ़ के मैच्योरिटी पहुंच गई हैं, वो डिक्लाइन होने लगी हैं, तो उस पीरियड को लंबा कराया जाए जो है। ऐसे पॉलिसीज बनाई जाए कि चीजें बिजनेस डिक्लाइन ना करें बल्कि सर्वाइव करती रहें। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो है। सही।
तो हम बात कर रहे थे कीन्स थ्योरी की। तो ये मैं बैकग्राउंड इसलिए लोगों के लिए बता रहा हूँ जी, ताकि उनको मालूम हो जाए कि जब एग्जैक्टली, बजट आता है तो उसमें ये तमाम चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। सही, जिस वक्त भी बजट आता है, ये आईएमएफ हमें फाइनेंसिंग करता है या कोई भी इदारा फाइनेंसिंग करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो सामने रखे जाते हैं। उसके मुताबिक पॉलिसीज वो लोग हर कंट्री को मजबूर करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, क्योंकि वो लोन देते हैं ना, तो उन्हें यकीन करना होता है कि ये लोन हमको वापस मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कंट्री क्रैश कर जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप जब बैंक किसी कंपनी को लोन देता है तो उससे बहुत सी कंडीशन बनवा लेता है, मॉर्गेजिंग करवाता है, फिक्स करवाता है कि आप इस तरीके से खर्च करेंगे, ये अकाउंट दिखाएंगे हमको, तमाम कंडीशन बनवाता है उनसे। उसके बाद लोन देता है कि हमारा लोन ना डूब जाए। इस तरीके सही, से आईएमएफ की पोजीशन है अब, क्योंकि पाकिस्तान 4-5 साल से मुसलसल आईएमएफ प्रोग्राम्स में जा रहा है, तो आईएमएफ का डोमिनेशन हो गया है और वो अपनी मर्जी की शर्तें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, जो भी ममालिक उनसे लोन लेते हैं उनको डिक्टेट करते हैं कि ताकि इकोनॉमी कोलैप्स ना करे और हमारा लोन ना डूबे। जब आईएमएफ इंश्योरेंस करता है तो दीगर इदारे भी पाकिस्तान को फाइनेंस करते हैं। तो ये एक हम्म, बेसिक बात है। सही, अभी हम आ रहे थे, बात कर रहे थे कीन्स के थॉट्स की। कीन्स के हाँ, थॉट की बात कर रहे थे। कीन्स दुनिया में काफी हद तक पॉपुलर रही थ्योरी। उसके बाद 80 की दिहाई के अंदर हम्म, आ, रोनाल्ड रेगन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट। उस जमाने में एक नई थ्योरी आई, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी जो है। इसके अंदर ये हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ाओ तो डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और इसके लिए से ने कहा, से एक बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा कि जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो हाँ, डिमांड खुद ब खुद क्रिएट करेगी, लोगों के तो पैसे आ जाएंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। उस जमाने के अंदर अमेरिका के अंदर बड़ा ह्यूज प्रोडक्शन का डेवलपमेंट किया गया और पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया और नई सही, नई चीजें प्रोड्यूस हुई 80s के अंदर रोनाल्ड रेगन की पीरियड में, और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब जो लेटेस्ट थ्योरी है वो है मॉनेटरिस्ट थ्योरी जो है। मॉनेटरिस्ट थ्योरी ये सब तमाम बड़ी बड़ी जो इदारे हैं उनके ऊपर मॉनेटरिस्ट थॉट के इकोनॉमिस्ट का कंट्रोल है, जिसमें आईएफएम है, वर्ल्ड बैंक है और दीगर बड़े हम्म, इदारे हैं। उसमें एक आदमी था, उसका नाम था, नाम बताता हूँ आपको, मिल्टन फ्रेडरिक। मिल्टन फ्रेडरिक ओके, he gave this thought कि MV is equal to PQ। MV is equal to PQ, यानी सही, जिस तरह मनी सर्कुलेट करती है हाँ, वो पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करती है। यानी अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी को हम कंट्रोल करें अच्छा, तो इकोनॉमी ग्रो भी कर सकती है और उसको कंट्रोल भी किया सकता है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं, मैं मजीद समझा देता हूं, वो ये कहते हैं कि अगर मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए सेंट्रल बैंक जो है। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या हम्म, होगा कि लोग बिजनेस छोड़ करके डिपॉजिट बढ़ा देंगे, क्योंकि ज्यादा आमदनी उनको मिलना शुरू हो जाएंगे, पैसे जो है बिल्कुल, डिपॉजिट ट्रेजरी में बॉन्ड के पैसे, रेट बढ़ जाएंगे जो है, ठीक है ना। और बिल्कुल, वो रिस्क फ्री का आसानी हो जाएगी, लोग मतलब रिस्क क्यों देंगे लोग जो है। इससे फाइनेंशियल कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो हम्म, लोग एक्सपेंशन रोक देंगे बिजनेस का जो है। तो इससे ये होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो रुक जाएगा। अच्छा, ये मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन दो वजह से क्रिएट होता है। एक हम्म, होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक सही, होता है मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। कॉस्ट ओके, पुश इन्फ्लेशन वो होता है जिसके अंदर के हम देखते हैं कि चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तानी इकोनॉमी की सबसे बेहतरीन मिसाल है हम्म, कि होता ही है कि जैसे बिजली की कीमत बढ़ गई ड्यू हम्म, टू वेरियस रीजन, जिसमें पोलिटिकल रीजन हैं, यहाँ पे बिजली के बहुत महंगे प्लांट लगाए गए, ये सब बहुत सी रीजन हैं, बिजली की कीमत बढ़ी। उसके सबब से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। जब क्योंकि बिजली बढ़ी, सब बिजली हर जगह जहां जहां इस्तेमाल होती है वहां वहां रेट बढ़ा। मिसाल के तौर पर स्टील इंडस्ट्री है, स्टील हम्म, महंगा हुआ क्योंकि वहां बिजली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। सही, अच्छा, इसी तरीके से अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हम्म, तो जहां जहां फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिन जिन इंडस्ट्री में, वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा देंगे जो है। ट्रांसपोर्टेशन वाले अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो ये सही, इफेक्ट आता है। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है। दूसरा इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जब इकोनॉमी के अंदर करंट पैसा ज्यादा आ जाता है, पैसा बेतहाशा आ जाता है, तो ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। तो अब सॉरी, वो जो है मनी की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। अब मॉनेटरी ग्रुप कहता है कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि मनी को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कहते हैं सही, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। हाँ, अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इससे हाँ, एकदम सीपीआई ऊपर चला गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर चला गया, महंगाई बढ़ गई। गवर्नमेंट ने, क्योंकि मॉनेटरी ग्रुप कंट्रोल करता है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप फौरी तौर पे
इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, तो 1% स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया यहाँ पे। सही। और हम ये तवक्को करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये मामला ठीक नहीं हुए तो ये इंटरेस्ट रेट मजीद ऊपर जा सकता है। और जो अब की जो बजट आ रहा है ये टाइटन बजट होगा। ये अच्छा। तवक्को लोग कर रहे हैं, लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ये टाइटन बजट होगा। और जो प्रेडिक्शन थी पिछली पुरानी कि ये ईजिंग इकोनॉमी ईजिंग बजट होगा, तो इकोनॉमी ईजिंग बजट होना मुश्किल है इसका। अच्छा। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ये टाइटिंग बजट होगा। जब ये टाइटिंग बजट होगा तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि टैक्सेस रिकवर किए जाएं। अब टैक्सेस की बात भी अगर हम थोड़ी देर बात कर लें 2-4 मिनट, तो हाँ। लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारे टैक्सेस का क्या मतलब है। वैसे शब्बर जैदी और दूसरे बहुत से लोग आके मुसलसल बोलते रहते हैं टैक्स प्रॉब्लम की तरह। हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन खत्म हो गई तकरीबन, सही। क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे। हाँ। और बहुत से ऐसे इदारे मतलब शोबेजात हैं जिनके अंदर के टैक्स बिल्कुल कलेक्ट नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर आड़ती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, और दुकानदार हैं, इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ सेल टैक्स कलेक्ट होता है। तो अब उसमें मसला ये आता है कि सारा का सारा टैक्स का लोड जो आ जाता है वो सैलरीड क्लास पे आ जाता है। अभी इस वक्त सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास में कंपनीज, क्योंकि उनका वो छुपा नहीं सकते बेचारे अपना प्रॉफिट जो है, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पीसीएस की कंपनीज हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, तो वो क्योंकि पब्लिकली लिमिटेड कंपनीज हैं इसलिए अपने वो मुनाफे को छुपा नहीं सकते, तो उस या बहुत कम वो छुपा पाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनके पास सारा टैक्स बर्डन आ जाता है। सुपर टैक्स भी वही भर रहे हैं, डिविडेंड की पर भी टैक्स लगा हुआ है। तो जबकि जो ऐसे लोग पैसा कमा रहे हैं जो वाकई बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं उनसे टैक्स रिकवरी नहीं हो रही। आईएमएफ मुसलसल प्रेशर डालता है कि टैक्स बढ़ाओ, तो टैक्स हम रिकवर नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ये करती है कि उसी जगह पे प्रेशर डाल देती है जहाँ पहले ही टैक्स आ रहा है, तो इससे वो पूरा बिजनेस सेक्टर डैमेज होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डैमेज होता जा रहा है। बजाय इसके कि ये एक थोड़ा सा टैक्स का प्रोग्रेसिव सिस्टम बनाए कि जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा कमाई दी जाए, और जो इदारे ऐसे हैं और जो लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई जायज है उनके ऊपर कम टैक्स किया जाए। जो है जैसे डिविडेंड टैक्स पे लगा, डिविडेंड पे टैक्स लगा दिया। डिविडेंड तो प्रोग्रेसिव फैक्टर है ना, जब हम डिविडेंड देती है कोई कंपनी तो ग्रोथ होती है ना उसकी, जो है उसमें टैक्स लगाने का क्या सेंस बनता है। और जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन टैक्स बढ़ा दिया, जब खैर भारत दवा कोई कर रहे हैं, इस दफा कोई टैक्स ऐसा नहीं आएगा, ना डिविडेंड पे आएगा, ना कंपनी से फर्दर टैक्स आएगा, ना स्टॉक मार्केट पे आएगा टैक्स जो है। बल्कि शायद जो इन्होंने सुपीरियर टैक्स सुपर टैक्स लगाया था वो भी शायद खत्म हो जाए, ये ख्याल किया जा रहा है, लोगों की राय है कि शायद खत्म हो जाए, तो उसके नतीजे में थोड़ा सा रिलीफ कंपनीज को हासिल हो सकता है। इसी तरीके से शायद एक और चीज भी डेवलप होने जा रही है, वो ये है कि शायद गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा प्रमोट करने के लिए रिबेट्स देना शुरू कर दे। जो लोग के टैक्स के अंदर, जो लोग इंश्योरेंस करवाएंगे उनको टैक्स के अंदर रिबेट्स मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर भी थी शायद, या किसी बड़े आदमी की तकरीर थी, मुझे पूरा याद नहीं है एग्जैक्टली, तो उसमें यही कहा था उन्होंने कि हम शायद इस दफा इंश्योरेंस सेक्टर को कुछ ना कुछ एडवांटेज देंगे। ओके। तो ऐसा होने से ये होगा कि हमारा इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा और इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी जो है। तो मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई, बेसिक चीजें, ताकि इस बार का लोगों को आइडिया हो जाए कि जब हम बनाते हैं तो टैक्स, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, आईएमएफ ने टैक्स की मंजूरी दे दी है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी अगर कोई बड़ी बैड न्यूज नहीं आई तो। और ऑयल मार्केट में अगर कोई ऐसी मसला क्रिएट नहीं हुआ तो यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट बिल्कुल जंप लेगी जो है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट बनाई है सैयद हसनैन शाह ने। ये हसनैन शाह साहब जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक ग्रुप के साथ बनाई एक रिपोर्ट जो कि मार्केट में आ गई है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को 1.5 बिलियन से 2 बिलियन तक के लॉसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे शायद इस साल। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है बिलियन 1.5 से 2 बिलियन तक एक्सपोर्ट डैमेज हो सकती है पाकिस्तान की। डॉलर में है ये अमाउंट, रुपीज में नहीं है। क्योंकि जीसीसी कंट्रीज और इस तरफ जितना माल जाता था वो सब मार्केट खराब हो गई है बहुत ज्यादा जो है, और अभी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो रिकवर जल्दी कर जाएगी जो है।
इसी तरीके से हमें हमारा इम्पोर्ट बिल ड्यू टू ऑयल जिस तरह ऊपर जा रहा है, इसके बढ़ने के चांसेस हैं 4.5 बिलियन तक। 4.5 बिलियन तक हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ सकता है। अच्छा। 4.5 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, ये याद रहे, रुपीज में बात ओके। नहीं हो रही। सही सही सही। 4.5 बिलियन डॉलर। अच्छा, ठीक। जिसकी वजह से कि हमारा ट्रेड डिफिसिट आ सकता है 7% से बढ़ के 11% तक जो है। अच्छा। अगर ये ऐसा हो जाता है और अगर ये बात हालात जल्दी सही नहीं होते, तो हम्म। फिर गवर्नमेंट का ज्यादा बजट के अंदर जो तवज्जो होगी वो होगी एक्सपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट अच्छा। ओरिएंटेड। इसमें खासतौर पे आईटी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सही। सकती है बजट के अंदर, एक्सपोर्ट कि आईटी ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सेक्टर्स। ज्यादा हम्म। ज्यादा ज्यादा दिया जाए, ताकि यही वो एक सेक्टर है। फार्मेसी के सही। फार्मेसी में गवर्नमेंट की प्रेशर ज्यादा आएगा कि फार्मेसी को जल्दी डेवलप किया जाए और उसकी एक्सपोर्ट हाँ। बढ़ाई जाए, उसको भी करेक्ट। इंसेंटिव दिया जा सकता है। अच्छा, इस तरह एसएमईज पर गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, बहुत इंटरेस्ट जो है। हम्म। और क्लाइमेट चेंज, सही। जो हमारी क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रही है, और हम्म। एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही वो है जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज को भी रोकता है, और जितनी भी मसले पैदा हो रहे हैं खुराक के, उनका भी तदारक वहीं से हो सकता है, और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कैटल फार्मिंग है, या बहुत ज्यादा ऐसा पंजाब के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है आ, हाँ। इसके ऊपर, पोल्ट्री हाँ। फार्मिंग है, इस चीजों के ऊपर, या चाइना जैसे कि हम फूड एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के जो हैं, हम्म। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट मजीद इंसेंटिव देगी तो तवक्को की जाती है कि चाइना के अंदर डिमांड बहुत है फूड आइटम्स की, तो सही। एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर हमारा काफी स्ट्रेंथन शायद गवर्नमेंट करने की कोशिश करे और ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दे। अच्छा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, हम्म। और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तब लोग कहते हैं कि शायद थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ये इंटरेस्ट रेट हालात की वजह से, हाँ। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस का मैंने पहले आपको बताया, हाँ। तो इंश्योरेंस सेक्टर बिल्कुल ये ऊपर जाएगा, इसके अंदर प्रॉफिट बढ़ेंगे। ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट बढ़ेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर को बहुत अच्छा देखते हैं लोग जो हैं, कह रहे हैं लोग, फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रॉफिट बहुत अच्छे आएंगे जो हैं। ओके। और ज्यादातर जो है वो सुपर टैक्स कम हो जाएगा। हाँ, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, जो लोग काफी, ये ना जो बहुत जरूरी बिजनेस चीज है, कम्युनिटी और है वो उसका इंतजार कर रही है सुपर टैक्स के हटने बिल्कुल की। इंतजार करनी सुपर टैक्स की। और जो ब्लू ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, उसके हम्म। हाई डिविडेंड रेट्स बढ़ना चाहिए जो है, उनके डिविडेंड बढ़ेंगे ब्लू चिप्स कंपनीज के जो है, क्योंकि टैक्स ओके। भी कम होगा और उनका जो वर्किंग है वो अच्छी हो जाएगी, गवर्नमेंट को इंसेंटिव करेगी जो है। तो ये हम देख रहे हैं कि बजट की अंदर स्टॉक मार्केट पे जो असरात पड़ सकते हैं। हाँ, सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मुबशिर, आपने बहुत ही डिटेल में और जो है हर स्टेप को बहुत क्लियर करके जो है हमें एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ जो है जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो है हमारे पीएसएक्स यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसके क्या असरात जो है वो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, उसके हवाले से भी बात की। एंड वंस अगेन डॉक्टर मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इतनी डिटेल एनालिसिस का। और नाजरीन, होपफुली आपको जो है हमारा ये प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा, और इसके साथ ही साथ जो है मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।